इसके बाद एक क्या है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक अपन कवर करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं हेडिंग लिखता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। आर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। आर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। आर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। आर प्रोपोर्शनल टू 1/V। वॉल्यूम कम करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। प्रोपोर्शनल टू यूज ऑफ कैटलिस्ट। अगर आप कैटलिस्ट यूज में लेते तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अब मेन बात क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से, कंसंट्रेशन बढ़ाने से, कैटलिस्ट यूज में लेने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। आपको ऑप्शन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं नोट करके लिख रहा हूँ, आपको ऑप्शन में कुछ दे रखा होगा, जैसे बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर तो कॉलिजन्स तो बढ़ेंगे ही, लेकिन जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स का बढ़ना। टेम्परेचर, द नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स आर इंक्रीजेस, सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहां पर जो वर्ड है इफेक्टिव कॉलिजन्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स बढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो N2 + O2 से NO का बनना, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रही है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा नहीं है उनके बीच में कॉलिजन्स नहीं हो रहे, कॉलिजन्स हो रहे हैं पर इफेक्टिव कॉलिजन्स नहीं थे। फिर अपने दिमाग में आया कि अपन एक काम करते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया, 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अपन ने देखा अभी भी प्रोडक्ट एक भी मॉलिक्यूल नहीं बना। इट मीन्स कॉलिजन्स तो बढ़े थे, लेकिन नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स नहीं बढ़े। 90 डिग्री किया तो 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया। इसका मतलब इफेक्टिव कॉलिजन्स अभी भी कितने थे, 50% ही थे। तो मेन बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ती है, क्योंकि केवल कॉलिजन बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्या बोलेंगे अपन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स का बढ़ना। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को बी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं। तो बी पार्ट की बात करें अपन, तो अपन ये बोलेंगे इसके अंदर सरफेस एरिया। तो जो रेट आएगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। भाई इसका मतलब क्या है, सरफेस एरिया बढ़ेगा। जैसे क्या है, अपन इसके फेवर में एग्जांपल लेते हैं, पाउडर्ड कोल is burnt quickly then crystalline coal। भाई एक तो बड़े बड़े पीसेस हैं, एक आपने उसके क्या किया, कोल के छोटे छोटे पीसेस कर दिए। तो जो बर्निंग होगी वो स्पीडली किसकी होगी, जो इस तरीके से पीसेस में, मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो अपन ये कहेंगे कि जैसे पाउडर्ड कोल है या पाउडर्ड शुगर के क्रिस्टल है, वो वाटर के अंदर जल्दी डिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर आप देखें स्पेसिफिसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वैसे कोई बहुत एग्जाम वाला पॉइंट नहीं, पर आपको पता होना चाहिए। जैसे कार्बन + O2 से CO2 बन रहा है, N2 + O2 से 2NO बन रहा है। एक जैसी रिएक्शंस, यहाँ कार्बन का कंबशन है, यहाँ नाइट्रोजन का कंबशन है, पर एक रिएक्शन स्लो है, एक रिएक्शन फास्ट है। तो एक जैसी रिएक्शन भी स्लो एंड फास्ट हो सकती है, वो उसके स्पेसिफिक नेचर पे डिपेंड करेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट अपन ने कवर किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो मेन पॉइंट था उसके अंदर वो ये था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन का बढ़ना केवल नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ने से नहीं होंगे। आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी।
आगे बढ़ते हैं। अब अपन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक 12th के हिसाब से, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के हिसाब से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। शॉर्ट में आप इसको लिखेंगे MOR से। पहले देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देंगे अपन, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन एनी केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब एग्जांपल से बात समझ में आएगी। तो MOR इज ऑलवेज, पहली बात तो पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा नॉन जीरो एंड होल नंबर। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, नॉन जीरो होगा और होल नंबर होगा। जैसे वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 और ऐसे। आप ध्यान दें, इट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स collides to each other at same time। ये इसकी थोड़ी सी फिजिबिलिटी है, क्वेश्चन पूछने लायक नहीं, पर आप ध्यान दें, मतलब ये पॉजिटिव 1 आना 2 आना, तो वो कहता है एक ही टाइम पे कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन कर रहे हैं एक ही टाइम पे, तो वही आपके पास क्या है उसकी मॉलिक्युलरिटी। तो जो कॉलिजन होंगे वो 2 होंगे 3 होंगे और एक भी क्यों होगा वो भी अपन बात करेंगे। तो मॉलिक्युलरिटी 1 2 3 होगी। अब मॉलिक्युलरिटी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अपन ये कहेंगे कि देखो, अगर क्या है रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मेन दिक्कत आएगी आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, तो अपन बात करेंगे इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द MOR is determined for all steps। हर स्टेप के लिए सेपरेटली मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है और वही उसका फिजिबिलिटी होती है। पर अगर उसने एग्जाम में पूछ लिया एंड ओवरऑल MOR is the MOR of RDS, जो रेट डिटरमाइंड स्टेप होगी, मतलब स्लोएस्ट स्टेप होगी। अगर रिएक्शन क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो क्या होगा कि हर स्टेप के लिए अलग से MOR कैलकुलेट होगी। वैसे फिजिबल यहीं तक है, ठीक है बात, पर क्या है क्वेश्चन की कमी मान लें या कुछ भी, उसने ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी पूछ ली, तो जो RDS की मॉलिक्युलरिटी होगी वही क्या होगी रेट ऑफ मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब जैसे अपन देखते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं इसको, तो अपन इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। आप ध्यान दें क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन ये है आपको रिएक्शन दे रखी है और आपसे पूछा गया है MOR। मान लो आपको A से B दे रखा है, कुछ भी नहीं, जो रिएक्टेंट के स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना उनका जो सम होगा वही क्या होगा। जैसे यहाँ पर 1 आ रहा है तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर आपसे पूछा गया है 2A से B तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 आ जाएगी। अगर आपको दे रखा है A प्लस B से C दे रखा है तो 2 आ जाएगी। आपको दे रखा है इसने 2A प्लस B से C दे रखा है 3 आ जाएगी। आपको ऐसा दे रखा है इसने 2A प्लस B से C दे रखा है और यहाँ पर कोई एक एक्सेस बोल दिया। यहाँ पर एक्सेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी 2 + 1 कितनी हो जाएगी 3। तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। इसी में देखें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर 1/2 A से B बना रहा है, ठीक है, ऐसा रिएक्शन लिखा है तो कई बार स्टूडेंट कहता है सर मैंने एक काम किया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मॉलिक्युलरिटी 1 बोल दी। नहीं, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एग्जैक्टली ये इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन अनप्रिडिक्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा अनप्रिडिक्टेबल होगा।
जब तक आपको इसका मैकेनिज्म नहीं पता आप नहीं बता सकते। हाँ, मेनली इन रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन को देखते ही आपको पता चल रहा है कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इसीलिए अपन क्या बोलेंगे, MOR इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो अपन बोलेंगे कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जैसा कि आपने देखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था, एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट था। नहीं, यहाँ पर जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो कैसा कंसेप्ट है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मीन्स आप रिएक्शन देख के बता सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, A2 से A2 प्लस B2 से 2AB दे रखा है, एंड उसके बाद आपको मैकेनिज्म दे रखा है। मैकेनिज्म दे रखा है A2 से 2A दे रखा है, ये आपको दे रखा है इसने फास्ट। फिर इसने दे रखा है A प्लस B2, 2A प्लस B2 इससे दे रखा है आपको, ये दे रखा है 2AB, ये इसने स्लो दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा MOR ऑफ स्टेप 1। तो आप ध्यान दें, फर्स्ट स्टेप का मतलब ये वाली स्टेप हो गई, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी आ जाएगी, 1। फिर आपसे पूछा जाएगा MOR ऑफ स्टेप 2, तो स्टेप 2 ये वाली थी, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आ जाएगी, 3। अब आप ध्यान देंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, भाई ओवरऑल पूछा जाता है तो स्टूडेंट कहता है सर ओवरऑल रिएक्शन ये थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे अगर ओवरऑल MOR पूछा जाएगा तो वो किसकी MOR होगी, RDS की, और RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ पर ये था, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आ रही है, 3। तो आप इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो उसके अंदर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन किससे फाइंड आउट करेंगे, RDS से, जो कि फिजिबल है। आप ध्यान दें, इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट करके, ठीक है। इन नेचर जनरली द MOR greater than 3 reactions are not possible since at a time the collision more than 3 molecule is practically not possible। ध्यान देंगे आप, ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, इवन सभी एग्ज़ाम में, नीट में, जेई मेन, IIT। हालांकि ये क्या है कि लैंग्वेज की टर्म में 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट में होता है। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट बात है कि नेचर के अंदर मॉलिक्युलरिटी 3 से ज़्यादा वाली रिएक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है कि जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बोल लें या आप ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है कि एक ही टाइम पे 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। इस बात को बेटर अपन इस डायग्राम से समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं अपन। आप ध्यान दें, मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आपस में कॉलिजन हो रहे हैं। तो आप देखें कि मैक्सिमम क्या होंगे, जो 3 मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कॉलिजन कर सकते हैं। अगर जो टच करने की बात है तो कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ये 3, या फिर आप देखें ये 3, या फिर आप देखें ये 3। तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कितने मॉलिक्यूल्स के टच करने की है, 3 मॉलिक्यूल्स की। इसलिए कहता है नेचर में मोर देन जो 3 मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्युलरिटी है, मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 वाली रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं। ये है आपके पास स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। पहले अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, इसमें डेफिनेशन क्या होगी। तो एक फिक्स डेफिनेशन है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा 12th के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से,
ये जो रिएक्शंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट है और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी आप मेमोराइज कर लें, वो भी बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो स्यूडो यूनिक मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है? इन दिस रिएक्शन one of the reactant is present in excess। एक जो रिएक्टेंट होगा वो एक्सेस में होगा एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल फिक्स होगी 1 एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 3 कंडीशन है इसके अंदर कि एक रिएक्टेंट किस में होगा? एक्सेस में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिक्स होगी 1 एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन या तो 2 होगी या 2 से ज़्यादा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास ये एग्जांपल है 2a + b से आपके पास क्या आ रहा है? c। ये आपको एक्सेस में दे रखा है, आपको पता है ये अगर एक्सेस में दे रखा है तो रेट लॉ क्या आएगा? k b की पावर में कितना आ जाएगा? 1। अब आप ध्यान दें, वन ऑफ द रिएक्टेंट तो क्या हो गया? एक्सेस में हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई? 1 आ गई एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन 3 आ गई, जो कि किससे ज़्यादा है? 2 से ज़्यादा है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, सेकंड नंबर एग्जांपल, सिंपल सा a + b से c बन रहा है, ये एक्सेस में दे रखा है इसने। रेट लॉ आया k a की पावर 1। तो अब आप ध्यान दें, एक रिएक्टेंट तो किस में आ गया? एक्सेस में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ गई? 1 एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन 2। अगर 2 या 2 से ज़्यादा तो ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई? स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बड़े फेमस एग्जांपल हैं इसके 2। पहला एग्जांपल अपन लेते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। अगर उसने ऐसा भी लिखा हुआ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, तो भी एक ही बात है। अब आप क्या करेंगे? पहले तो इसकी रिएक्शन देखें, CH3COO C2H5 + H2O या इवन केवल ये भी सफिशिएंट है या H+ लिखा हो इसने तो CH3COOH + C2H5OH। ये तो क्या बन जाएगा इसका प्रोडक्ट? जो रेट लॉ आएगा वो आपके पास क्या आएगा? K CH3COO C2H5 ये आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? H2O। भाई अब यहाँ पर H2O क्या है? एक्सेस में, तो आपको पता होना चाहिए एक्सेस में होने से वो पार्ट हट जाएगा। तो रेट लॉ आपके पास ये आ जाएगा, वन ऑफ द रिएक्टेंट एक्सेस में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास कितना आ गया? 1, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 2। तो देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस बोल ले या ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, ऑर्गेनिक में भी काम में आता है। ये रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है जबकि इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, मीन्स बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और इसमें वाटर किस में होता है? एक्सेस में। आप ध्यान देंगे, इसी का अपन सेकंड नंबर एग्जांपल लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर एग्जांपल है, ये है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। ध्यान दें, ये रिएक्शन है C12H22O11 + वाटर। यहाँ पर वाटर किस में लेते हैं? एक्सेस में। C6H12O6 C6H12O6, एक तो इससे ग्लूकोज बनता है, एक क्या बनता है? फ्रुक्टोज बनता है। इस रिएक्शन का जब रेट लॉ लिखते हैं तो K C12H22O11 ये इसका रेट लॉ आता है। तो अब आप ध्यान दें, वन ऑफ द रिएक्टेंट ये तो एक्सेस में हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ गया, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 2। तो ये रिएक्शन भी क्या है? स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप ध्यान से सुन लें, ध्यान से। स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, कंडीशन 3 पूरी फुलफिल होनी चाहिए। कम से कम एक रिएक्टेंट एक्सेस में होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिक्स 1 होनी चाहिए, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन आइदर 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। 2 बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, केवल हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर बोले या हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम तो क्या होगा? ये स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर है। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर बोले तो ये भी स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। हाँ, लेकिन अगर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम जो मैं आगे लिखने वाला हूँ उसकी बात करें या सेपोनिफिकेशन रिएक्शन की बात करें
तो वो स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन नहीं है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। देखते हैं अपन आगे। इसके बाद अपन बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेते हैं, इसको अपन हेडिंग दे रहे हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, या ऐसा भी बोल सकते हैं अपन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन बेसिक मीडियम। अब आप ध्यान दें रिएक्शन क्या है और ख़ास बात क्या है, क्या ये स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है या नहीं है। तो रिएक्शन ये है CH3COO C2H5 प्लस NaOH कह लें या केवल OH माइनस कह लें। इससे आपके जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3COONA प्लस C2H5OH। आप ध्यान दें इसका जो रेट लॉ आता है वो आता है K CH3COO C2H5 और यहाँ पर NaOH लिख लें या OH माइनस। तो आप देखें ये जो पावर में आता है 1 और 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस केस में कितनी आ जाती है 2। तो इस रिएक्शन के अंदर क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ रही है, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 है, पर अपने को पता है स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होनी चाहिए 1। तो अगर ये कहा जाए कि क्या ये स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, तो अपना जवाब होगा नहीं। ठीक है, तो ये स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन नहीं है। अपन क्या बोलेंगे, ये बाईमॉलिकुलर रिएक्शन है, बाईमॉलिकुलर रिएक्शन एंड फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, और ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं अपन, ऑर्गेनिक में भी काम में आती है। इसका रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अपन एक पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसको अपन क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करेंगे। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप 12th NCERT में देखेंगे तो वहाँ दे रखा है। और एक छोटी सी इसकी बात क्या है कि सरफेस केमिस्ट्री में भी काम में आती है। आप देखें ये दे रखा है इसने क्वेश्चन की फॉर्म में, डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 और PH3 ऑन सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, जैसे उसने दे रखा है 2NH3, ये मान लो प्लेटिनम सरफेस पर N2 + 3H2। फिर इसने दे रखा है कि dNH3/dt इज गिवन बाई K1PNH3 और ये दे रखा है इसने 1 + K2PNH3। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन प्रिडिक्ट रेट लॉ, ए इसने दे रखा है वेरी लो प्रेशर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप ध्यान, बहुत कम प्रेशर पे बात कर रहा है। तो अपने को पता है कि 1 में अगर बहुत छोटी वैल्यू को अपन ऐड करेंगे, भाई 1 प्लस बहुत छोटी वैल्यू नेग्लिजिबल हो गई, तो जो रेट लॉ आएगा dNH3/dt वो क्या आ जाएगा K1NPNH3, पावर में 1 आ गया। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई फर्स्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मेटल सरफेस पे डीकम्पोजिशन है वो वेरी लो प्रेशर पे, बिल्कुल इनिशियली लो प्रेशर पे, तो कौन से ऑर्डर का काइनेटिक्स होता है, फर्स्ट ऑर्डर का। लेकिन अपन बात करें हाई प्रेशर की, बात करें हाई प्रेशर, तो देखो हाई प्रेशर होगा तो इस पूरी हायर वैल्यू की तुलना में ये 1 नेग्लिजिबल हो जाएगा। तब आपके पास क्या आएगा dNH3/dt इज इक्वल टू K1PNH3/K2PNH3। तो ये आ जाएगा K1/K2 और PNH3 की पावर में 0। तो ये कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स हो जाएगी, 0 ऑर्डर। इसमें ये भी पूछ सकता है ओवरऑल K कितना आ रहा है इसमें, केवल लो प्रेशर पे तो कितना आ रहा है K1,
ओवरऑल के हाई प्रेशर पे कितना आ रहा है, K1/K2। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, आप ध्यान से देखें। वापस रिपीट करता हूँ, देखिए इसने आपको क्वेश्चन में एक दे रखा है कि डीकम्पोजिशन जो होता है अमोनिया या PS3 का, वो लो एंड हाई प्रेशर, उसका ओवरऑल जो रेट है वो इस तरीके से गिवन। उसने कहा लो प्रेशर पे ये कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स होगी और हाई प्रेशर पे कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स होगी। तो इस तरीके से मैथमेटिकली यूज़ में लेके आप बता सकते हैं। लो प्रेशर पे तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हाई प्रेशर पे ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। मैं एक सजेशन और दूंगा आपको कि आप ये जो होता है ये एक फैक्ट भी है, इसलिए आप इसको मेमोराइज भी करेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है अमोनिया या PS3 गैस का जो मेटल सरफेस के ऊपर डीकम्पोजिशन है वो इस तरीके से होता है। तो लो प्रेशर पे ये फर्स्ट ऑर्डर एंड हाई प्रेशर पे ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। आगे देखते हैं।